हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके साथ 2015 का पंजाब यूनिवर्सिटी लीट का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लीट के ही 2011, 12, 13, 14 पिछले 4 साल के 2015 से पहले के जो 4 पेपर हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं पूरी एनालिसिस के साथ। अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उनका लिंक आपको मिलेगा और वो वीडियो ज़रूर देखिए। इसके साथ ही अगर आपको इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ जीनियस कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसको जाइए, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। इसके साथ में आपको और भी कई सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टडीज़ को बूस्ट करने में, आपकी रैंक को इम्प्रूव करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2015 का जो ओरिजिनल पेपर है उसकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स पंजाब यूनिवर्सिटी लीट का 2015 का पेपर। इसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चंस थे। टाइम दिया गया था आपको 90 मिनट्स। इन 75 क्वेश्चंस में आपके 15 क्वेश्चन आपके जो है इंजीनियरिंग मैथ से हैं, 15 क्वेश्चन आपके जो है अप्लाइड फिजिक्स से हैं। इसके अलावा आपका इंजीनियरिंग सेक्शंस की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से, 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल सेक्शन से, 10 क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग से और 15 क्वेश्चन सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस के साथ। तो इलेक्ट्रिकल सेक्शन में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, ओम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू। बेसिकली ओम्स लॉ आपका जो है लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स, इनके लिए जो है एप्लीकेबल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ 3 फेज 6.6 लेस G.4 किलोवाट transformer is to supply a load at 230 volt. Its secondary should be connected in. तो इसकी जो सेकेंडरी है वो किस में कनेक्टेड होनी चाहिए? ये आपकी स्टार कनेक्शंस में कनेक्टेड होनी चाहिए। 2 तरह के कनेक्शन होते हैं आपके 3 फेज़ में, स्टार और डेल्टा। तो स्टार फॉर्म में जो है हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरह की आउटपुट लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 0 to 250 वोल्ट। द वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ 60 डिग्री ऑफ द साइकिल विल बी। यहाँ पे पूछा गया है कि एक साइनोसॉइडल वोल्टेज है जो कि 0 to मैक्सिमम ऑफ 250 वोल्ट तक जाती है और किसी भी इंस्टेंट की अगर एक इंस्टेंट दिया गया है आपका 60 डिग्री एंगल, तो उस पर आपको इसको जो है बताना है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये बेसिकली किस तरह से निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका 250 इंटू साइन 60, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी किसके बराबर, √3/2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। तो 250 को जब मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 से तो आपकी ये वैल्यू निकल के आती है 216.5 के बराबर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है आपका, एट द लीडिंग पावर फैक्टर द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज। लीडिंग पावर फैक्टर पे जो वोल्टेज रेगुलेशन है ट्रांसफॉर्मर का वो क्या होता है आपका, ये होता है नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्म फैक्टर फॉर डीसी सप्लाई वोल्टेज इज़ ऑलवेज। जो फॉर्म फैक्टर होता है डीसी सप्लाई वोल्टेज के लिए, ये आपका हरदम क्या होता है, यूनिटी होता है। फॉर्म फैक्टर आपको पता है आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू होता है, जो कि डीसी सप्लाई के लिए दोनों में सेम रहता है, आरएमएस और एवरेज भी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, यूनिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ विल द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर चेंज व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज़ हाफ द नॉर्मल वोल्टेज। यानी कि कैसे जो आपकी एक डीसी शंट मोटर है उसकी स्पीड को आप चेंज कर सकते हो, कब, जब आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो नॉर्मल वोल्टेज से अगर उसको हाफ कर दी जाए तो स्पीड पे क्या अंतर आएगा। बेसिकली डीसी शंट मोटर के केस में जब आप सप्लाई वोल्टेज को हाफ कर देते हो तो क्या हो जाता है, आपकी जो स्पीड है वो फॉल करती है स्लाइटली बिलो द नॉर्मल स्पीड, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड, द नो लोड वोल्टेज ऑफ अ सर्टेन जनरेटर इज़ 220 वोल्ट एंड द रेटेड वोल्टेज इज़ 200 वोल्ट, दैन द वोल्टेज रेगुलेशन इज़। आपको पता है वोल्टेज रेगुलेशन का कैसे निकालेंगे हम, बेसिकली जो रेटेड वोल्टेज है और नो लोड वोल्टेज माइनस डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज इन 200, तो यहाँ पे आपका ये कितना निकल के आ जाएगा, 10% निकल के आता है। नेक्स्ट है आपका, इफ़ द कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज़ 7/8 ऑफ फुल लोड एंड इज़ 4900 वोट,
यानी कि जो कॉपर लॉस है आपका एक ट्रांसफार्मर का, जिसको कि 7/8 रेशो के फुल लोड पे यूज़ किया जा रहा है, वो आपके 4900 वोट के बराबर आता है। तो अगर फुल लोड पे यूज़ किया जाए तो आपके कॉपर लॉसेस जो हैं कितने हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके एनालिसिस। ये आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं पर इसके एनालिसिस। कॉपर लोड लॉस एट फ्रैक्शनल लोड इज इक्वल्स टू x² इंटू फुल लोड कॉपर लॉस के बराबर। यहाँ पे x क्या है आपका कि आपने किस रेशो में आप लोड को यूज़ कर रहे हो। तो अब यहाँ पे हम 7/8 यूज़ कर रहे हैं फुल लोड का। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो फुल लोड पे जो कॉपर लॉसेस होंगे आपके वो हो जाएंगे 6400 वोट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RLC सर्किट से रिलेटेड। सीरीज़ RLC सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ R यानी कि रेजिस्टेंस आपका 10 ओम्स का है, XL इंडक्टेंस आपका 20 ओम्स लगाया गया है, XC कैपेसिटेंस की जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम्स है, इज़ कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट RMS वैल्यू, यानी कि इन तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट करके एक AC सप्लाई कनेक्ट की गई है जिसकी जो RMS वैल्यू है वो दे रखी है 100 वोल्ट के बराबर। द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल विद रेफरेंस टू सप्लाई वोल्टेज टू द इंडक्टिव कोयल रिस्पेक्टिवली। जो मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल है इंडक्टिव कोयल का विद रिस्पेक्ट टू द कनेक्टेड जो सप्लाई वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में, ये आपका आता है निकल के कितना 200 वोल्ट, यानी कि मैग्नीट्यूड आएगा आपका 200 वोल्ट और जो आपका फेज एंगल है वो आएगा +90 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फॉर अ 4% ड्रॉप इन सप्लाई वोल्टेज द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इंक्रीजेज। जब आप टॉर्क जो आपका सप्लाई वोल्टेज है या आपकी 4% से अगर डिक्रीज़ होती है, ड्रॉप होती है, तो जो टॉर्क है इंडक्शन मोटर का ये बेसिकली इंक्रीज़ कर जाता है किससे 16% से, यानी कि इसके लगभग 4 टाइम्स से। नेक्स्ट है आपका ये सेक्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज़ कॉल्ड। जब आप एक सेमीकंडक्टर में यानी कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं ताकि उससे हम अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स या जो है अपने डिवाइसेस बना सकें, तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या देते हैं, डोपिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन बाइपोलर ट्रांजिस्टर बाइज्ड इन द फॉरवर्ड एक्टिव रीजन द बेस करंट इज़, यानी कि जो बेस करंट है आपका ये है 50 माइक्रो एम्पियर एंड द कलेक्टर करंट इज़ 2.7 मिली एम्पियर। आपका यहाँ पे क्या पूछ रखा है, अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रखी है, यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको करंट गेन निकालना है जिसमें आपको बेस करंट और कलेक्टर करंट गिवन है। तो आइए देखते हैं एक बार कैसे। फ्रेंड्स ये भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हमें बेसिकली निकालना है यहाँ पे करंट गेन अल्फ़ा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये होता है आपका अल्फ़ा की वैल्यू होती है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे एमिटर करंट अवेलेबल नहीं है तो हमें सबसे पहले एमिटर करंट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो होता है आपका बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट के बराबर। तो बेस करंट की वैल्यू 50 माइक्रो एम्पियर, कलेक्टर करंट की वैल्यू आपकी 2.7 मिली एम्पियर। दोनों को ऐड करते हैं तो आपका एमिटर करंट की वैल्यू आती है 2.75 मिली एम्पियर एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट अल्फ़ा। ये हो जाएगा आपका कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट, दैट इज़ 2.7 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 2.75 मिली एम्पियर, देन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.9818 के बराबर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन AM वेव इज़ चेंज्ड फ्रॉम 0 to 1, द ट्रांसमिटेड पावर इज़, यानी कि एक AM वेव का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है या आपका 0 to 1 चेंज्ड हुआ है, तो जो आपकी ट्रांसमिटेड पावर है उसमें क्या इंक्रीज़ डिक्रीज़ या फिर क्या चेंज आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ये रहा फ्रेंड्स इसका एक सॉल्यूशन। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो जो टोटल पावर होती है आपकी ये होती है PT इज़ इक्वल्स टू, यानी कि टोटल पावर इज़ इक्वल्स टू कलेक्टर पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। म्यू यहाँ पे आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। जब आपका अगर म्यू 1 0 है, अगर हम एक बार कंसिडर कर लेते हैं म्यू की वैल्यू 0, तो आपकी टोटल पावर हो जाती है कलेक्टर पावर के इक्वल। नेक्स्ट केस में हम जो म्यू है यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसको कंसिडर कर लेते हैं 1, क्योंकि आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की रेंज है चेंज होने की वो 0 to 1 थी, उसी के हिसाब से हमें निकालना था। तो टोटल पावर आपकी निकल के आ जाती है 1.5 टाइम्स ऑफ द आपकी जो है जो कलेक्टर पावर होती है उसके बराबर। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो ट्रांसमिटेड पावर है वो बेसिकली इंक्रीज हो गई है कितना 50% से। कैरियर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है। द मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट, ये एक आपकी एक्सप्रेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं एक बार। ये भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2012 PU लीट में आ चुका है।
ये रहा फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन। आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है, ये है a इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी बार ब्रैकेट a प्लस बी बार प्लस सी। तो आइए इसमें हम जो है कंडीशन लगाने वाले वो ये है कि 1 प्लस कुछ भी अगर आप करते हो तो ये एक्चुअली आपका किसके बराबर आता है, 1 के बराबर ही आता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हमने सबसे पहले a को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये वैल्यू आ गई। फिर a प्लस a बार b को हमने जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो पूरा ये आएगा। और यहाँ से जब पूरे को a को कॉमन ले लोगे तो आपकी इक्वेशन बचेगी ये 1 प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस बी बार इंटू सी। तो यहाँ पे ये पूरा आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 1 के, इस इक्वेशन के हिसाब से, और आपका आंसर आ जाएगा a, यानी कि केवल एक एक्सप्रेशन, एक वैल्यू एक्चुअली। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कोई भी नॉर गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि 0 नॉर गेट हमें चाहिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है आपका CRO से रिलेटेड। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का वो जो है किस रेंज में रहता है आपका, ये होता है आपका मेगा ओम की रेंज में जो है रहता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NRZI मीन्स। एक प्रीवियस ईयर पेपर में आपको NRZ पूछ चुका है, इस बार NRZI पूछ लिया है। ये हो जाएगा आपका नॉन रिटर्न जीरो इन्वर्टेड, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ इज़ अ JK फ्लिप फ्लॉप इज़ मेड टू टॉगल। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। JK फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल आपके सामने है। इसमें हमने जो है क्लॉक जब 1 रखते हैं तो J और K की वैल्यू 4 कॉम्बिनेशंस में जब देते हैं तो आप देखोगे कि जब J और K की वैल्यू 0 0 है तो आपकी जो आउटपुट है वो आती है होल्ड स्टेट में, यानी कि जो पहले आउटपुट थी वही रह जाएगी। फिर अगर J 0 कर देते हैं और K की वैल्यू 1 कर देंगे तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है JK फ्लिप फ्लॉप वो रीसेट स्टेट में आ जाएगा। अगर इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि J की वैल्यू 0 और K की वैल्यू 1, तो आपकी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगी सेट कंडीशन में। और अगर हम J और K दोनों की वैल्यू 1 1 कर देते हैं तो आपका जो JK फ्लिप फ्लॉप है वो किस में आ जाएगा, टॉगल कंडीशन में। यानी कि JK फ्लिप फ्लॉप को अगर टॉगल करवाना है तो उस केस में आपको J और K जो कि 2 इनपुट हैं JK फ्लिप फ्लॉप की, दोनों पे ही हमें 1 1 अप्लाई करना होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है जेनर डायोड से रिलेटेड। अ जेनर डायोड इज़ व्हाट। जेनर डायोड क्या है, बेसिकली हैज़ ए शार्प ब्रेक डाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज। ये आपका एक जो है पावर रेगुलेटर की तरह से हम जेनर डायोड को यूज़ करते हैं, जिसका कि शार्प ब्रेक डाउन आता है लो रिवर्स वोल्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओपैम्प से रिलेटेड। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ अ कॉमन मोड गेन ऑफ 0.01 एंड अ डिफरेंशियल मोड गेन ऑफ 10⁻⁵। इट्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, यानी कि CMRR की वैल्यू जो है आपसे पूछी गई है। आइए देखते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका। तो फ्रेंड्स ओपैम्प का अगर आपको CMRR निकालना है तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो ये होता है आपका डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन। तो इस केस में आपका जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंशियल मोड गेन है आपका 10⁵ और जो कॉमन मोड गेन है ये है आपका 0.01 के बराबर। तो हम फॉर्मूला इनपुट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10⁻7 के बराबर। ये हो जाएगा आपका इस पर्टिकुलर ओपैम्प का CMRR। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ अ प्रॉपरली बाइज्ड जंक्शन फिल्ड ट्रांजिस्टर विल बी। आपके पास एक प्रॉपरली बाइज्ड JFET है, वो किस तरह से एक्ट करता है, बेसिकली ये एक्ट करता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के, एक्ट करता है एज ए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है इसी के साथ ही। कंसिडर अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 4 पेजेस ऑफ 2040, यानी कि 2048 वर्ड्स ईच मैप्ड इनटू ए फिजिकल मेमोरी ऑफ 32 फ्रेम्स। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द लॉजिकल एड्रेस। इसके लॉजिकल एड्रेस में आपकी टोटल बिट्स होंगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इफ़ द एरे बिगिनस एट। आपका एरे जो है बिगिन होता है 65,486, एक पोजीशन है वहाँ से। तो यहाँ पे आप देखोगे एक एरे दिखा रखा है आपका, जिसमें कि 5 वैल्यू ये जो है एज ए इनपुट लेता है। फिर एक प्रिंटफ की इक्वेशन दे रखी है आपके पास, स्टेटमेंट दे रखी है। ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा आपका तो आप देखोगे कि आपका जो आउटपुट है उसमें क्या आएगा, 65,486 के बराबर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रोग्राम दे रखा है आपको जिसमें कि डिक्लेरेशन कर रखी है और इनिशियलाइज़ कर रखा है I को 3 से, J को 2 से, K को 0 से और एक वेरिएबल और है M के बराबर। फिर इसके बाद एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रखी है आपको, जिसमें देखेंगे कि ++I एंड M%, यानी कि
प्री इंक्रीमेंट कर दिया गया है आई की वैल्यू को, फिर m% कंडीशन लगाई गई है आपकी, जिसको कि ये आपकी एंड कंडीशन, जो एंड गेट होता है वही वाली कंडीशन है यहाँ पे। फिर जे को प्री इंक्रीमेंट किया गया है, फिर और वाली कंडीशन है, फिर के को भी प्री इंक्रीमेंट किया गया है। जैसे ही ये फंक्शन आपका जो है ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा -2301 के बराबर। नेक्स्ट है आपका, इफ़ वी वांट टू राउंड ऑफ अ फ्लोट टू एन इंट वैल्यू, यानी कि अगर हम एक फ्लोट को इंट वैल्यू में अगर राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो उसका करेक्ट वे क्या है लिखने का, तो इसका करेक्ट वे है आपका b इज़ इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट a प्लस 0.5 के बराबर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इन C डज नॉट एसोसिएट्स फ्रॉम राइट, इनमें से इन कौन से ऑपरेशंस में से C के अंदर राइट से एसोसिएट नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट है आपका, एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ अ डिस्क इज़, जो आपकी डिस्क होती है हार्ड डिस्क वगैरह, उसके अंदर जो एवरेज एक्सेस टाइम है वो किसके बराबर होता है, ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका बेसिकली किसके बराबर, रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफ़र टाइम प्लस सिक टाइम के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इंट कॉन्स्ट PTR, यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है बेसिकली, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो PTR है ये बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इंट, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया गया है P, जिसमें कि दो वैल्यूज़ हैं बेसिकली इंट जो कि रिसीव करते हैं, तो इसको बेसिकली डिफाइन करना है ये क्या काम करेगा, तो ये बेसिकली काम करेगा कैसे, अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को एक्सेप्ट कर रहा है और एक पॉइंटर को ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट है आपका, फॉर अ सेपरेट प्रोग्राम स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ प्रोसेस इन यूनिक्स, तो ये होता है आपका क्या, एक्सलेप। नेक्स्ट है आपका, टू लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर दैट हैज़ 16-bit वर्ड लेंथ एंड यूजेज टूज कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक, तो लार्जेस्ट जो पॉजिटिव नंबर है जिसको कि हम स्टोर कर सकते हैं एक कंप्यूटर में, जो कि एक 16-bit की वर्ड लेंथ है और टूज कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक को वो जो है यूज़ करता है, तो ये हो जाएगा आपका B, यानी कि 32,767 के बराबर। अब आपका सिविल और मैकेनिकल सेक्शन स्टार्ट होता है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कार्नोट साइकिल इज़ हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 0.75 इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर इज़ 727 700 227 डिग्री सेल्सियस, वट इज़ द टेम्परेचर ऑफ लोअर टेम्परेचर रिजर्वोयर, तो आपका प्रीवियस ईयर ये पीछे आ चुका है आपका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका B, यानी कि -23 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका, एन आइडियल एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल हैज़ कंप्रेशन रेशो ऑफ 8.5 if the ratio of the specific heats of air is 1.5, what is the thermal efficiency in percentage of the Otto cycle, तो आपकी अगर थर्मल एफिशिएंसी की अगर यहाँ पे जो है बात की जाए तो ये हो जाएगी आपकी 57.5 के बराबर। नेक्स्ट है, when initially dry and saturated steam flows through a nozzle the ratio of actual discharge to calculated discharge is, ये होगा आपका किसके बराबर, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एक स्मॉल स्टीम विसल perfectly insulated and doing no shaft work causes a drop of 0.8 kilojoule per kg, the kinetic energy of the steam at entry is negligible, the velocity of the steam exists at, ये होती है आपकी कितनी, 40 मीटर पर सेकंड के बराबर। नेक्स्ट है, कंसिडर अ फील्ड वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू k इंटू वाई आई प्लस एक्स के, यहाँ पे क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। द वेलोसिटी अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट जो आपकी वेलोसिटी होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, -k के बराबर। नेक्स्ट है आपका, स्ट्रीम लाइन्स, पाथ लाइन्स एंड स्ट्रेक लाइन्स आर वर्चुअली आइडेंटिकल फॉर, ये आपके किसके आइडेंटिकल होते हैं, स्टडी फ्लो के। ये आपका पिछली बार जो 2014 का है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन था। स्टडी फ्लो में क्या होता है आपका, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रिक लाइन्स ये वर्चुअली आपके आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
a rod of length L, diameter D is subjected to a tensile load P. Which of the following is sufficient to calculate the resulting change in diameter? यानी कि एक रोड है जिसकी लेंथ है L, डायमीटर है D, उसको सब्जेक्ट किया गया है बेसिकली टेंसाइल लोड है एक P उस पर। तो इनमें से कौन सा जो है सफिशिएंट है इन सबको कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि कौन सा मॉडुलस सफिशिएंट है, ये होगा आपका बेसिकली क्या, पॉइजन्स रेशो। नेक्स्ट है आपका अ कंसंट्रेटेड लोड P एक्ट एज सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L एट ए डिस्टेंस L/3 फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज़ गिवन बाय। तो आपकी जो बेंडिंग मोमेंट है ये हो जाएगी आपकी 2PL डिवाइडेड बाय 9 के बराबर। नेक्स्ट है आपका अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर 100 mm इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल स्ट्रेस ऑफ 50 MPa. It is further subjected to a torque of 10 kN. The maximum principal stress experience of the shaft is closest to, ये हो जाएगा आपका 82 MPa के बराबर। नेक्स्ट है आपका a solid circular shaft of 60 mm diameter transmits a torque of 1600 Nm. The value of the maximum shear stress developed is, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगा ये हो जाएगा आपका 37.72 MPa के बराबर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये है द मेन प्रोसेस ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन इज। डैम कंस्ट्रक्शन का जो मेन प्रोसेस है उसकी अगर बात की जाए तो ये है आपका क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग स्पीसीज एंड द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। जो इंटरेक्शन है बेसिकली लिविंग स्पीसीज और इन्वायरमेंट का, इसकी स्टडीज़ को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ फूड चेन कंसिस्ट्स ऑफ, फूड चेन के अंदर बेसिकली क्या क्या कंसिस्ट हैं, ये हैं आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, इसमें आते हैं आपके, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैरायटी एंड द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। द वैरायटी और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ डंपिंग सॉलिड वेस्ट इन अ साइंटिफिकली डिजाइन लैंड एरिया इज कॉल्ड। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सैनिटरी लैंड फिलिंग बोलते हैं। तो ये था आपका पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2015 का पेपर जिसके हमने फुल एनालिसिस आपके साथ की है। इसके अलावा 4 पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी लीट के मैंने एनालिसिस करके उनकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, देख सकते हैं। और साथ में GCC टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप जो है जीनियस कोचिंग सेंटर नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप जाइए, इन सभी क्वेश्चंस का जो है आपको क्वेश्चन पेपर्स का आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।